नमस्कार दोस्तों, मैं गिरजेश कुमार तिवारी आप सब लोग के सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर लेके आ रहा हूं। आज हम सब लोग गियर टर्मिनोलॉजी के बारे में सीखेंगे, जिससे क्वेश्चन की हर एक एग्जाम में कुछ ना कुछ आता ही है। चाहे वो सर्कुलर पिच पूछेगा, मॉड्यूल पूछेगा या फिर डायमेट्रल पिच, एडेंडम, डिडेंडम। तो गियर एक स्पर गियर है, उसमें कौन कौन से टर्म होते हैं और कौन सा टर्म किस बात को रिप्रेजेंट करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। गियर आप सब लोगों ने कई जगहों पर देखा होगा। अगर आप कहीं गन्ने पेरने वाली मशीन्स के पास गए होंगे, आपने गन्ने का जूस पिया होगा तो वहां पर भी गियर लगा होगा। अगर आपने चारा काटने वाली मशीन देखा होगा तो वहां पर भी गियर लगा होगा। आपके क्लॉक्स में गियर लगे हुए हैं, घड़ी तोड़ के देख लीजिएगा जो पुरानी घड़ी होगी। तो कुल मिला जुला के गियर्स तो आपने कई जगहों पर देखा। क्रशर मशीन में गियर्स देखा आपने, फिर आप अपने गियर बॉक्स में भी देखा होगा, चाहे लेथ मशीन का गियर बॉक्स हो और चाहे फिर आपके ऑटोमोबाइल का गियर बॉक्स हो। तो गियर बॉक्स में भी गियर्स ढेर सारे लगे हुए हैं, आपने सबको देखा होगा। सरसों पेरने वाली मशीन अगर गांव में देखे होंगे तो वहां भी गियर, उसी गियर की बहुत तेज आवाज आती है। ठीक है, गियर जब चल रहा होता है तेजी से, उस समय उसकी आवाज आती है। ठीक है, तो आप सब लोगों ने कई जगहों पर कई गियर्स देखे। सरसों पेरने वाली मशीन के अंदर जो आपका हॉपर है, जिसमें आप सब लोग सरसों फीड कर रहे हैं, उसके अंदर जो एलिमेंट घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, वो किसकी वजह से घूम रहा है, इसको आप सब लोग ऑब्जर्व करें। गांव में जाके हर जगह देखें, हर जगह आपको हर एक मोड़ पर, चाहे वो कंक्रीट मिक्सर मशीन क्यों ना हो। कंक्रीट मिक्सर मशीन आजकल बिना छत की ढलाई कंक्रीट मिक्सर मशीन की तो आना ही आना है। तो कंक्रीट मिक्सर मशीन जो घूम रहा है, जो कंक्रीट को मिक्स कर रहा है, जो आपके उसके आप पेरीफेरी पर देख सकते हैं दांते बने होंगे, वो आपका गियर है। तो गियर मैक्सिमम लोगों ने देखा ही देखा है, कहीं ना कहीं आपने गियर देखा। हाँ, साइकिल में गियर मत ढूंढिएगा, वो आपका स्प्रॉकेट है, चेन एंड स्प्रॉकेट। तो स्प्रॉकेट जो होता है वो गियर से थोड़ा डिफरेंट होता है, ध्यान रखिएगा। तो वहां मत गियर ढूंढने लगिएगा। हाँ, मोटरसाइकिल में भी चेन स्प्रॉकेट अलग होता है, गियर बॉक्स में गियर लगा होता है। तो गियर हम सब लोगों ने देखा है, गियर के बारे में समझना। गियर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। थियरी ऑफ मशीन्स या मशीन डिजाइन, दोनों में अगर आप देखें, डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से आपका डिजाइन में लुईस इक्वेशंस आप देखेंगे तो उससे बहुत ही क्वेश्चंस आते रहते हैं। गियर के टर्मिनोलॉजी, मैशिंग और सारे केसेस। तो गियर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आपको लोगों को जानना ही चाहिए। ठीक है, आज के लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ हम गियर टर्मिनोलॉजी करेंगे। गियर्स भी और बहुत ज्यादा चीजें हैं। गियर कितने प्रकार का होता है, कहाँ कौन सा गियर लगाएं, गियर की प्रोफाइल कैसी होनी चाहिए, कौन अच्छा कौन बुरा, मेशिंग में क्या होगा, मेशिंग में अगर प्रेशर एंगल बढ़ा दे तो क्या होगा, मतलब कई चीजें हैं। तो ध्यान रखिए, इतना ज्यादा है गियर, जिसका एक छोटा सा पोर्शन हम आपके सामने लेके आ रहे हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैक्सिमम लोग को समझ में नहीं आ रहा होता। आज के लेक्चर में आप लोग देखेंगे, समझेंगे, गियर टर्मिनोलॉजी एकदम क्लियर करेंगे। हम सब लोग इस पर गियर टर्मिनोलॉजी ही आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। बेवल गियर टर्मिनोलॉजी, हेलिकल गियर टर्मिनोलॉजी और वर्म एंड वर्म हिल का टर्मिनोलॉजी अलग होता है। तो आज के लेक्चर में इस पर गियर टर्मिनोलॉजी को बहुत डिटेल में करने वाले हैं, बहुत समझदारी के साथ। आप सब लोग वीडियो देखते हैं, पूरा वीडियो देखा करिए। बाद में मत कहिए सर हम तो देख के छोड़ देते हैं। थोड़ा सा देख के छोड़ दोगे, सारे एग्जाम्स आपके पास आ गए हैं। यूपी ट्रिपल एससी का भी एग्जाम आपका नजदीक है, तो खूब मेहनत करिए, जल्दी से सिलेक्शन लीजिए। आप सब लोग के लिए सारे पॉइंट्स, सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम किसी चैप्टर का एक टॉपिक आपको दे रहे हैं तो वो टॉपिक तो इंपॉर्टेंट है ही, उसके साथ साथ आप उस चैप्टर से रिलेटेड पूरा पढ़ लीजिए। जो आपके पास नोट्स है उसको पढ़िए। हम केवल एक छोटा सा पोर्शन ही आपको दे पा रहे हैं, पूरा कोर्स करा पाना भी संभव नहीं है। टाइम बहुत कम है, पढ़ना आपको है। 1 घंटे 2 घंटे हम आपसे ले रहे हैं, उसके अलावा बाकी बचे घंटे आपके हैं, उसमें आप मेहनत करिए, खूब मेहनत करिए। ठीक है, जो आपके शॉर्ट नोट्स है उसी, अब किताब खोल के नहीं बैठना है, किताब से कुछ नहीं होने वाला। मोटी सी किताब, आपको जो शॉर्ट्स में जितनी चीजें हैं उसको रिवाइज करते रहना, क्वेश्चन सॉल्व करते रहना। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस पर गियर टर्मिनोलॉजी। पहले हम लोग इस फिगर को देखें और समझिए क्या। तो फिगर को आप लोग देख लीजिए, पहले बहुत ध्यान से देख लीजिए। सारे टर्म्स आपको दिख रहे होंगे। 2 क्यों दिखाया गया, इसका भी एक रीजन है। क्या एक गियर में 2 ही दांतें होती, ऐसा नहीं है, ढेर सारी दांतें होंगी और एक मिनिमम टीथ से भी ज्यादा टीथ होना ही चाहिए। तो ये केवल 2 दिखाया गया क्योंकि कुछ चीजें 2 से ही डिफाइंड होगी।
कुछ चीजें दो गियर से ही डिफाइंड होगी। अब ध्यान रखिए, एक अकेले गियर का कोई भी अस्तित्व नहीं, कोई भी महत्व नहीं है। एक अकेला कोई गियर हो तो कुछ नहीं कर सकता। गियर का काम क्या है भाई? अगर कोई पूछे कि गियर है क्या, आप कहीं भी गियर देखे सब जगह अरे सर ये गियर है, गियर है। आपने क्या देखा गियर में? गियर क्या है? एक दांतेदार पहिया है। अगर आप जैसे गांव में जो पहिया घुमा के खेल रहे होते, खड़खड़ी खेल रहे थे, जो आपका पहिया है उसी में दांते बना दिए जाए, तो किसी भी व्हील पर दांते बना दिए और वो दांते एक दूसरे से इंटरलॉक हों, एक के घुमाने पर दूसरा घूम जाए। जैसे सिंपल आपको सिर्फ यही दिया हो, एक आपके पास व्हील है, ये व्हील है, थोड़ी सी इसकी थिकनेस है, व्हील के ऊपर अगर यहाँ खांचे दांते बना दिए जाए, दांते काट दिए जाए, कैसे काटेंगे? आप सब लोग बहुत प्रैक्टिकल अगर देखना बाहुबली मूवीज में देखिए, उसमें भी आपको लकड़ी के बने हुए पानी लिफ्टिंग के लिए और सारी चीजों में ढेर सारे गियर्स हैं। तो ये आपका है, इसमें दांते बना दिए गए, दूसरा जो है उसमें भी दांते बना दिए। अब ये दोनों ऐसे इंटरलॉक हो गए। जब ये दोनों फंस गए तो एक के घुमाने पर दूसरे को तो घूमना ही पड़ेगा। बस तो जब दोनों एक दूसरे से फंस गए, एक घुमाया तो दूसरे को जबरदस्ती घुमाएगा ही। अगर वो नहीं घूमना चाहता है तो कह रहा ठीक है टूटो, तब या तो दोनों टूट जाएंगे या तो दोनों रुके रहेंगे और चलेंगे तो साथ साथ। ये एक पॉजिटिव ड्राइव है, इसमें वेलोसिटी रेशियो कांस्टेंट होता है। तो बेसिकली अब हम डेफिनेशन पे आ जाते हैं। गियर एक दांतेदार पहिया है जिसमें एक सेट से दूसरे सेट में, एक में पावर जनरेट नहीं करता, यहां पावर दोगे दूसरे को दे देगा, बस इतना सा काम है। जो एक सेट से दूसरे सेट में दांतों के टीथ के पॉजिटिव एंगेजमेंट से पावर ट्रांसमिट करता है। ऐसे कंक्रीट मिक्सर मशीन या क्रशर में आप देखेंगे तो क्रशर में क्या होता है, एक शाफ्ट को हम इंजन से चला रहे होते हैं बेल्ट एंड पुली द्वारा, उसमें पावर होता है और रोलर के शाफ्ट को पावर ट्रांसमिट करता है। कैसे? पॉजिटिव एंगेजमेंट से, दांतों के पॉजिटिव एंगेज मेसिंग से। तो गियर एक टूथ व्हील है, दांतेदार पहिया है जो एक साइड से दूसरे साइड में दांतों के पॉजिटिव मेसिंग से, पॉजिटिव एंगेजमेंट से एक साइड से दूसरे साइड में पावर ट्रांसमिट करता है। कोई बिचौलिया नहीं होगा, कोई इंटरमीडिएट लिंक नहीं होगी, डायरेक्ट मेसिंग होगा, कोई स्लिप का चांस नहीं है, वेलोसिटी रेशियो कांस्टेंट होगा, पॉजिटिव ड्राइव होगा 100 पर। पॉजिटिव वाला कि आपको सियोरिटी दे रहा है कि अगर हम घूमे तो दूसरे को एक कांस्टेंट वेलोसिटी रेशियो से घुमाएंगे ही घुमाएंगे, स्लिप नहीं हो सकता। जबकि बेल्ट एंड पुली में अगर हम पुली को चलाएं तो हम गारंटी नहीं ले सकते कि दूसरा पुली चलेगा ही चलेगा, स्लिप हो सकता है। तो वो आपका पॉजिटिव ड्राइव नहीं होगा, वो क्या होगा? स्लैक ड्राइव। नेगेटिव ड्राइव कोई वर्ड नहीं होता है, ध्यान रखिए। अरे नहीं चलाएगा, उल्टा तो नहीं चलाएगा ना, अरे ठीक है जाना था वो उतनी तेजी से नहीं ले गया, सरक गया, उल्टा नहीं गया तो नेगेटिव नहीं होगा, स्लैक होगा, ढीला होगा। पॉजिटिव ड्राइव और स्लैक ड्राइव, इस पे और डिटेल डिस्कशन हम लोग करेंगे जब पावर ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम गियर टर्मिनोलॉजी पर जा रहे हैं। गियर टर्मिनोलॉजी से पहले आपने गियर के बारे में जाना। गियर क्या है? एक ऐसा पावर ट्रांसमिटिंग एलिमेंट है, एक ऐसा मैकेनिकल एलिमेंट है जो एक साइड से दूसरे साइड में पॉजिटिव एंगेजमेंट, दांतों के पॉजिटिव एंगेजमेंट से पावर ट्रांसमिट करता है। क्लियर हो गई बात? अब ध्यान रखिए, एक गियर, अकेला गियर कुछ कर पाएगा क्या? दो चाहिए तभी तो फंसेंगे। एक को फंसाएंगे, दूसरे को लेके जाएंगे अपने साथ, एक को फंसा लेंगे और दूसरे को साथ लेके जाएंगे। ये ऐसा ग्रिप नहीं है, ये ऐसे फंसा वाला ग्रिप है। समझ में आ रहा ना? ये ग्रिप आपका सरक सकता है, ये ग्रिप आपका सरक सकता है, लेकिन ऐसे अगर फंस गया तो ये नहीं सरकेगा। तो इसलिए एक टर्म आता है जॉ क्लच। जॉ क्लच क्या है? जबड़ा वाला क्लच क्या है? वो आपका पॉजिटिव क्लच है। क्लच भी जब हम लोग पढ़ेंगे तो बात करेंगे, ठीक है। अब ध्यान रखिए, जब गियर हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये गियर आपको दिख रहा होगा सब कुछ, ये ऐसे दांतेदार, ये पहले एक पहिया रहा होगा, ऐसे आपका ये पूरा भरा मटेरियल रहा होगा, पूरा ये मटेरियल जब भरा रहा होगा ऐसे, और आपने इसमें क्या बना दिया? टीथ बना दिया। इसमें टीथ, ढेर सारे दांते बना दिए। अब ढेर सारे अगर टीथ बन गए तो दूसरा जो आएगा इसमें फंस जाएगा, और जब दूसरा फंसेगा तो इसके घुमाने पर दूसरे को तो घूमना ही पड़ेगा।
इसके घूमने पर दूसरे घूमना। अब ध्यान रखिए, इसमें कीबे भी बना होता है, हम शाफ्ट को इससे की द्वारा जोड़ते हैं। यहाँ पे कीबे एक स्लॉट बनना चाहिए था जो नहीं बना हुआ है, तो कीबे बनता है और जो शाफ्ट होता है उसमें गड्ढा रहता है, की आधा इसमें आधा उसमें, संक की जिसको बोलेंगे, आधा इसमें और आधा उसमें घुस के ऐसे बैठा रहता है। अब कनेक्शन दोनों में पॉजिटिव हो गया। जब हम ऐसे घुमाएंगे, शाफ्ट को घुमाएंगे, तो ये गियर तो घूमेगा क्योंकि की द्वारा फंसा हुआ है। अब जब ये गियर घूमेगा तो ये किसी और के साथ फिक्स है, ऐसे फंसा हुआ है, तो दूसरे को भी घुमाएगा, और जब वो दूसरा घूमेगा तो दूसरा शाफ्ट भी घूमेगा। क्लियर बात समझ में आ रही है ना? समझ पाए? तो गियर एक पॉजिटिव ड्राइव। अब ध्यान रखिए, इस अकेले गियर का कोई भी वैल्यू है? अकेले गियर का कोई वैल्यू नहीं है। कई टर्म्स दूसरे के साथ मिलके डिफाइंड होंगे, कई टर्म्स दूसरे गियर्स के साथ मिलके डिफाइंड होंगे, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए हमेशा पेयर ऑफ गियर इंपॉर्टेंट होता है। पेयर ऑफ गियर, एक पेयर ऑफ गियर। अब ऐसा भी नहीं कि चाहे जिस गियर को चाहे जिससे मिक्स करा दे, इसके साथ चाहे जो गियर नहीं, कुछ बातें होनी चाहिए। वो कहेगा कि प्रेशर एंगल और मॉड्यूल समान होना चाहिए। दो मैसिंग गियर के लिए प्रेशर एंगल और मॉड्यूल समान। अब ये क्या है? प्रेशर एंगल है क्या, मॉड्यूल है क्या, वही आज जानना है। गियर की टर्मिनोलॉजी, गियर के टर्म्स, ठीक है? तो वही हम सब लोग सीखने की कोशिश करते हैं, शुरू करते हैं। तो पहले देखिए, एक गियर है, दूसरा गियर है, दो गियर्स हैं। अगर हम एक को घुमाए, दूसरा गियर यही मान लीजिए इसमें फंसा, तो दूसरा गियर रोटेट कर जाएगा, पावर ट्रांसमिट कर जाएगा, ठीक है? ये दूसरा इसमें आके मेस होने वाला है। दूसरे की टीथ जो होगी, दूसरे के टीथ इसमें आके क्या होने वाली है? इंसर्ट होने वाली है। तो ध्यान दीजिएगा, तो जब दूसरा जब इसमें आके इंसर्ट होगा, तो ऐसे घुमाने पर ये दूसरे को भी क्या करेगा? घुमाएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम सब लोग। ये आया एक गियर, ये है, ये गियर की दो दांतें केवल आपको दिखाई गई हैं। एक गियर की दो दांतें आपको केवल दिखाई गई हैं। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, पिच सर्किल। केवल एक ही टर्म क्या इंपॉर्टेंट है? पिच सर्किल। अगर आपको पिच सर्किल क्लियर हो गया तो उसके बाद फिर दिक्कत नहीं होगी, उसके बाद सारे टर्म्स आसानी से हो जाएंगे। ढेर सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। अब इसी में आप देख रहे होंगे एडेंडम सर्किल, पिच सर्किल, डिडेंडम सर्किल, रूट सर्किल, क्लियरेंस सर्किल, बेस सर्किल, कई टर्म्स हैं ऐसे, ठीक है? तो उसको हम सब लोग जानेंगे। शुरू करते हैं। पिच सर्किल क्या है? सिर्फ एक टर्म ये इंपॉर्टेंट है, पिच सर्किल क्या है? जब दूसरा गियर आएगा, इसके साथ मेस होगा, दूसरा गियर इसके साथ क्या होगा? मेस होगा। उसकी भी टीथ ऐसे होगी, उसकी भी टीथ आके इससे यहां पर कहीं टकराएगी, उसकी भी दांतें मोटी सी होंगी। एक गियर ये है, ये आपका एक की, और हम एक टीथ बना रहे हैं, और जो दूसरा है, दूसरा भी तो आके इससे ऐसे टकराएगा, दूसरा भी इससे आकर यहीं पर ऐसे कहीं टकराएगा। ये देखिए पूरी चौड़ाई है, देख रहे होंगे इसमें चौड़ाई है, आइसोमेट्रिक व्यू है 120 डिग्री पर, तो ये चौड़ाई है, ये आके यहां पर टकरा रहा है। अब जब यहां पर ये टकरा रहा है, तो इसके घुमाने पर ये इसको धक्का देगा। जब आप इसको घुमाओगे, तो ये इसको धक्का देगा, उसका उल्टा यहां रिएक्शन आएगा। जब धक्का देगा तो ये ऐसे उधर की तरफ घूम जाएगा। मतलब इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो वो क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हमारे पास दो डिस्क होते, अगर हमारे पास क्या होते? दो डिस्क होते, केवल दो डिस्क होते, जिसके प्योर रोलिंग से हमारे पास सिर्फ दो डिस्क, ये एक ऐसा डिस्क और एक ऐसा दूसरा डिस्क। ध्यान दीजिएगा, ये एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, सिर्फ इमेजिनरी, कल्पना कर रहे हैं कि ऐसा होता। शुरुआत में बातें यही थी।
आप यहां एक सैफ्ट लगा हुआ, ये सैफ्ट ही है इसके साथ जुड़ा हुआ, की द्वारा जुड़ा हुआ, तो मान के चलिए सैफ्ट और ये दोनों मिलके एक ही लिंक है, और यहां ये सैफ्ट है। अब अगर यहां इस सैफ्ट को बियरिंग से सपोर्ट कर दिए और इस सैफ्ट को बियरिंग से सपोर्ट कर दिए, बियरिंग से सपोर्ट है तो ये घूमने के लिए स्वतंत्र है, ये घूमने के लिए फ्री है। अब ध्यान सुनिएगा, अगर हम दोनों को प्रेस करें, अगर हम दोनों को क्या करें, एक दूसरे के पास लाके प्रेस करें, ऐसे दबा दें, प्रेस करने से दोनों में नॉर्मल रिएक्शन होगा, नॉर्मल रिएक्शन होगा। अब अगर इस गियर को घुमा, ऐसे इस गियर नहीं है, अभी डिस्क है, ये डिस्क है, इसमें दांती नहीं बने, इसमें टीथ नहीं बने। कॉन्सेप्ट शुरू कहां से होता है, पहले यही होता था कि हम एक डिस्क लेते थे, एक ये आपको टॉप व्यू दिख रहा होगा कि कुछ इसकी चौड़ाई भी है, ये आपका ऊपर से टॉप व्यू सर्कल्स दिख रहे हैं और ये कुछ आपकी चौड़ाई भी, यहां पे कुछ चौड़ाई है। तो एक डिस्क था, दूसरा डिस्क था, एक डिस्क को हम घुमाए और इसे इसके साथ कांटेक्ट में, एकदम कांटेक्ट में है, खूब दबा के कांटेक्ट में, और घूमने के लिए स्वतंत्र भी है, यहां बियरिंग से घूम सकता है। तो जब हम इसको घुमाएंगे तो यहां पर एक फ्रिक्शन आएगा कि नहीं आएगा, इस डिस्क पर फ्रिक्शन आएगा, इस डिस्क पर, और जब फ्रिक्शन आएगा तो ये अपने मिलने वाले पॉइंट से, जो साथी है उसका, ये गियर कहेगा चल भाई तू साथ साथ चल, तो ये उस गियर पर, ये उस गियर पर नीचे की तरफ लगाएगा फोर्स। कौन सा फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, ऐसे कहेगा नीचे चल, और ये क्या कहेगा रुक, कहां जा रहे हो, ये रुका हुआ था ना अभी, अब ये रुका हुआ था तो ये इस पॉइंट को रोकने की कोशिश करेगा। जब आप घुमाए तो ये अगर घूमने के लिए वो भी स्वतंत्र है, बहुत फ्री है, ये ऐसे फ्री है दोनों साइड। तो जब आप इसको घुमाओगे ये इसका उल्टा फ्रिक्शन की वजह से चल जाएगा। हम एक गियर को घुमाए, दूसरा गियर, एक गियर नहीं, इसको अभी डिस्क मानिए, तो एक डिस्क को घुमाए, दूसरा डिस्क यहां पर कांटेक्ट में था, दूसरा डिस्क जब कांटेक्ट में था तो दूसरा इसके साथ चलने लगा। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात ये थी कि ये क्लॉकवाइज घुमाए तो ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा, क्लियर हुआ। ये दोनों कांटेक्ट में थे, साथ चलने की कोशिश, कसम खाए थे, ऐसे आगे बढ़े, दूसरा ये अगला पॉइंट कांटेक्ट में आया, सबको ऐसे चलते रहे। अब इसमें क्या है कि अगर ये सैफ्ट जाम होता, जाम होने का मतलब कि ओवरलोड होता, अगर यहां पर लोड ज्यादा होता तो हम इसको घुमा के उसको घुमाने की चेष्टा तो करते पर घूमता नहीं, इन दोनों के बीच में यहां क्या हो जाता, स्लिप हो जाता। पर हां, अगर स्लिप ना हो, अगर स्लिप इन दोनों के बीच में यहां पर ना हो, स्लिप क्या होता है, तो दो कॉन्टैक्टिंग सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन ही स्लिप होता है। अरे भाई सरक गए, चल रहे थे सरक गए, चल रहे सरक गए, क्या मतलब है कि आप पैर रखे, पैर को जमीन पर उस समय रुक जाना चाहिए था, पैर और जमीन के बीच में रिलेटिव मोशन 0 हो जाना चाहिए था, लेकिन पैर में रिलेटिव मोशन रहा, रिलेटिव वेलोसिटी रही तो सरक गए। आप फील करिएगा जब आप कदम रखते हैं, जैसे ग्राउंड पर रखते हैं, उस समय आपके उस क्षण आपके पैर की वेलोसिटी, ग्राउंड की वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। अगले क्षण फिर उठाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, पर उस क्षण अगर आपका पैर रखने के बाद भी पैर में वेलोसिटी रह गई तो सरक जाएंगे, रिलेटिव मोशन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर यहां स्लिप ना हो, ये दोनों कहीं नहीं, हम चलेंगे तो साथ साथ, रुके रहेंगे भी तो साथ साथ, रिलेटिव मोशन नहीं होगा तो एक के घुमाने से दूसरा क्या होगा, घूम जाएगा। लेकिन इसमें ये गड़बड़ी आ गई, इसी को हम फ्रिक्शन डिस्क कहते हैं कि एक डिस्क से दूसरे डिस्क में, एक डिस्क से दूसरे डिस्क में क्या है, फ्रिक्शन की वजह से पावर ट्रांसमिट करना। एक डिस्क से दूसरे डिस्क में फ्रिक्शन की वजह से पावर का ट्रांसमिट होना क्या कहलाएगा, फ्रिक्शन डिस्क। अब यहां पर फ्रिक्शन डिस्क, ये डिस्क ही तो था और फ्रिक्शन की वजह से पावर। अब क्वेश्चन था फ्रिक्शन डिस्क किसका एग्जांपल है, तो फ्रिक्शन डिस्क में यहां पर एक क्या होगा, लाइन कांटेक्ट, यहां पर क्या होगा, एक लाइन कांटेक्ट। तो ये किसका है, हायर पेयर का एग्जांपल।
अब किसी ने कहा सर अगर वो ओवरलोड होता है या उसको ज्यादा खाना चाहिए था, ज्यादा पावर चाहिए था, तो यहां आप पावर तो देते पर ये यहां पर सरकता रहता और ये आपका तो घूमता रहता, वो ना घूमता। यहां पर इन दोनों के बीच में स्लिप होती, फ्रिक्शन होता, फ्रिक्शन लॉस होते। तो ये श्योरिटी नहीं है कि सर यहां पर पावर ट्रांसमिट हो, गारंटी नहीं है। और जब यहां पर गारंटी नहीं है तो हम कुछ और दिमाग लगाएंगे। दिमाग क्या लगाएंगे कि अगर इसी में खांचे बने होते, दांते बने होते, अगर इसी में दांते बने होते तब क्या होता? इसमें भी टीथ बने होते ऐसे, इस वाले गियर में भी टीथ ऐसे बने, मतलब इस डिस्क में भी ऐसे टीथ बने होते। तो अगर इसमें भी ऐसे टीथ बना होता तो ये दोनों जाके ऐसे फंस जाते। अगर टीथ बना होता, इसमें टीथ और उसमें टीथ, दोनों में टीथ बना होता तो दोनों जाके क्या होते? फंस जाते। और जब फंस जाते तो इसके घुमाने पर वो जरूर घूमता, ना घूमता तो टूट जाता या दोनों रुके रहते। अब जब ये दिमाग है, पहले सोचा था कि दोनों को ऐसे कांटेक्ट में रखेंगे, एक घुमाएंगे दूसरा घूम जाएगा। दोबारा सोचा कि नहीं नहीं, अगर ये ज्यादा पावर चाहिए होगा तो सर ये नहीं कर पाएगा। तो आपने कहा कि चलो कोई जुगाड़। तो जुगाड़ हमने क्या किया कि इसमें टीथ बना दी, दांते बना दिए। और जब दांते बनाए तो दोनों एक दूसरे से फंस गए। यहीं से गियर का कॉन्सेप्ट शुरू होता है। पहले फ्रिक्शन डिस्क था, अब गियर बना। तो जब फ्रिक्शन डिस्क था तो एक डिस्क से दूसरे डिस्क में पावर ट्रांसमिट हो सकता था, लेकिन तब आप गारंटी नहीं दे सकते थे, पॉजिटिव इंटरलॉकिंग नहीं थी, तो स्लिप के चांसेस थे। लेकिन इसमें अगर आपने दांते बना दिया तो अब पॉजिटिव कनेक्शन होगा, पावर ट्रांसमिट होगा ही होगा। और यही क्या है? गियर। तो गियर एक दांतेदार पहिया ही है, पहिया है जिसमें दांते बने हैं। दांतेदार पहिया जो एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट में टीथ के पॉजिटिव इंगेजमेंट से, टीथ के मैसिंग से पावर ट्रांसमिट करता है। क्लियर हुई बात? समझ में आ गया? अब जब आप टीथ बनाएंगे, जब आप इसमें क्या करेंगे? टीथ बनाएंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें आपने टीथ बनाया तो टीथ जो बनाया ये थोड़ा सा इससे ऊपर बनेगा। क्यों ऊपर बनेगा? इसमें भी टीथ थोड़ा सा क्या होगा? इससे ऊपर बनेगा। मतलब आपको जो अब डिस्क लेनी पड़ेगी वो थोड़ी सी बड़ी लेनी पड़ेगी, क्योंकि टीथ इससे ऊपर बनेगा तब उसका उभार, इसका ऊपर वाला उसके नीचे घुस जाएगा और उसका ऊपर वाला इसके नीचे घुस जाएगा। ऐसे पहले तो बस क्यों ऐसे छू के जाना था ना, पहले दोनों एक छू के जाना था। अब क्या है कि दोनों एक दूसरे में इंसर्ट होंगे। तो जब इंसर्ट होंगे तो इसका कुछ पोर्शन इस सर्कल से बाहर होगा और उसका भी कुछ पोर्शन इस सर्कल से क्या होगा? इस डिस्क से बाहर। मतलब आपका जब आपको ब्लैंक लेना होगा इस गियर के लिए तो वो थोड़ा बड़ा लेना पड़ेगा। और उस गियर के लिए जब आप ब्लैंक लेंगे, जब आप गियर बनाने वाले होंगे तो उस गियर का थोड़ा और उसका भी थोड़ा बड़ा लेना पड़ेगा। और उसमें आप क्या करेंगे? टीथ बनाएंगे। इसमें गहरा, अभी इस सर्कल तक नहीं, यहां से लेकर यहां गहराई तक, यहां से लेकर यहां गहराई तक, ऐसे आप टीथ बनाएंगे। इससे इस सर्कल से कुछ ऊपर भी रहेगा, कुछ नीचे भी रहेगा। ऐसे इसमें भी कुछ ऊपर भी रहेगा और कुछ नीचे भी रहेगा। किससे? इस सर्कल से। बात समझ में आ रही है ना? तो अब यहां से फ्रिक्शन डिस्क क्या होते हैं? फ्रिक्शन डिस्क में पावर का ट्रांसमिशन फ्रिक्शन की वजह से होता है, स्लिप के चांस से होते हैं, हाई पावर ट्रांसमिशन के लिए नहीं होता। हायर पेयर का एग्जांपल है। आपने टीथ बना दिए, पॉजिटिव एंगेजमेंट हुआ, गियर्स बन गए। अब यहां से एक कॉन्सेप्ट होता है, अगर यहां स्लिप ना होता, अगर फ्रिक्शन डिस्क के बीच में स्लिप ना होता तो वो भी वही पावर ट्रांसमिट करता जो कि गियर द्वारा हो रहा है। अब गियर पॉजिटिवली लॉक हो गए और जब गियर लॉक हो गए तब तो ये पावर ट्रांसमिट कर रहा है। हाँ, गियर गारंटी देता है और फ्रिक्शन गारंटी नहीं देता है। लेकिन अगर हम माने, इमेजिनरी अपने से माने कि अगर इसमें स्लिप ना होता तो भी वही पावर ट्रांसमिट करता।
अगर आप खुद सोचिए, ये दोनों ऐसे हैं, ये डिस्क है, ये डिस्क है, तो जब आप एक डिस्क को घुमाएंगे, जब आप एक डिस्क को घुमाएंगे तो दूसरा डिस्क भी आपका क्या होगा, घूम जाएगा, अगर घूमने के लिए स्वतंत्र है तो। आप ऐसे घुमाएंगे, यहां जो पॉइंट होगा उससे इससे कहेगा चल भाई अंदर, तो ये जब अंदर जाने लगा तो ऐसे घूमने लगेगा। बात समझ में आ रही है ना? तो ध्यान रखिए, फ्रिक्शन सर्किल्स जो होते हैं, जो फ्रिक्शन डिस्क के जो सर्किल्स होते हैं वो जहां मिलते हैं उसी को हम पिच पॉइंट कहते हैं। फ्रिक्शन सर्किल जहां मिलेंगे वो क्या होगा, पिच पॉइंट। क्या ये एक चौड़ाई में मिल रहे हैं, क्या ये एक चौड़ाई में एक लाइन मिल रही है, ऐसे एक लाइन, अरे भाई ये डिस्क है चौड़ा सा, तो ये जो लाइन है यहां सर्किल आप देखें तो पॉइंट, लेकिन अगर ये चौड़ा सिलेंडर लें, ये आपका थोड़ा सा मोटाई देखें तो एक लाइन कांटेक्ट होगा और यही लाइन क्या कहलाएगा, पिच लाइन। अब ध्यान दीजिएगा कि पिच सर्किल क्या है। अगर इन दोनों में स्लिप ना हो तो वही गियर वाला पावर ये भी ट्रांसमिट कर ले जाएंगे। तो पिच सर्किल एक ऐसा इमेजिनरी सर्किल, एक ऐसा इमेजिनरी सर्किल है, या फिर उस काल्पनिक डिस्क का इमेजिनरी सर्किल है जिसके प्योर रोलिंग से वही मोशन ट्रांसफर हो रहा होता है जो गियर एक्चुअल में मेशिंग द्वारा ट्रांसफर कर रहे हैं। ध्यान सुनिएगा, हमने क्या, पहले तो ये सर्किल्स ही थे, आपने इस पर टीथ बनाने के लिए आपने टारगेट किया, अगर स्लिप ना होता तो क्या इससे पावर ना ट्रांसमिट हो, तब इससे भी पावर ट्रांसमिट हो जाता। आप इसको घुमाते और ये ऐसे घूम जाता। अब आपने कहा नहीं ये गारंटीड नहीं था, तो आपने इसको थोड़ा बड़ा ले लिया और उसको भी थोड़ा बड़ा लीजिए और उसमें इससे लेकर यहां तक दांतें बना दिए, इसमें उधर से लेकर इधर दांतें बना दिए, तो इससे कुछ ऊपर भी है और कुछ नीचे, दोनों इंटरलॉक हो गए, पावर ट्रांसमिट होने लगा। तो अब कॉन्सेप्ट एक आता है कि पिच सर्किल उस इमेजिनरी सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन होता है, ये दोनों सिलेंडर ही हैं, उस इमेजिनरी सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन होता है जिसके प्योर रोलिंग से वही मोशन ट्रांसफर हो रहा जो कि गियर द्वारा एक्चुअल में ट्रांसफर, जैसे गियर मेश करेंगे कुछ पावर ट्रांसमिट करेंगे, और एक इमेजिनरी सिलेंडर लिया जाए जिसके प्योर रोलिंग से अगर वही मोशन ट्रांसफर हो जो कि एक्चुअल में गियर द्वारा हो रहा है, तो आप कहेंगे इस इमेजिनरी का क्रॉस सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन जो होगा वही क्या होगा, पिच सर्किल। ध्यान रखिए, प्योर रोलिंग एक्चुअल में नहीं हो सकता, ये स्लिप हो ही जाएगा ओवरलोड के समय। लेकिन अगर हो, अगर स्लिप ना हो, प्योर रोलिंग हो, रोलिंग मोशन क्या हो, विदाउट स्लिप हो, तो भी ये पावर ट्रांसमिट कर सकता है। तो इसलिए हम इमेजिनरी एक कल्पना कर रहे हैं कि अगर ऐसा होता, अगर यहां स्लिप ना होता तो ये भी वही पावर ट्रांसमिट कर सकते थे जो गियर एक्चुअल में मेश होने पर ट्रांसमिट कर रहे हैं। गियर एक्चुअल चीजें हैं, गियर में एक्चुअल में मेशिंग होगा और पावर ट्रांसमिट होगा, और ये हम सोच रहे थे कि अगर यहां स्लिप ना होता तो इसके रोटेशन से ये भी रोटेट कर जाता। तो पिच सर्किल एक ऐसे इमेजिनरी सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन होता है, इमेजिनरी सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन सर्किल होता है, इमेजिनरी सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन होता है जिसके प्योर रोलिंग से वही मोशन मिल रहा होता है जो कि गियर द्वारा एक्चुअल में ट्रांसफर। क्लियर हुआ? अब आप सोचिए कि अगर बड़े गियर्स होते, बड़े बड़े गियर्स होते, तो ये आपका जो सिलेंडर लेते, जो आप सिलेंडर लेते वो बड़ा बड़ा लेते, या फिर अगर बड़े बड़े सिलेंडर हैं, अगर ये सिलेंडर्स बड़े बड़े हैं जिनके प्योर रोलिंग से मोशन ट्रांसफर हो रहा है, तो गियर भी आपको बड़ी बड़ी बनानी पड़ेंगे। तो गियर का साइज एक्चुअल में किस पर, साइज और शेप दो अलग अलग टर्म है। साइज आपका ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी और शेप आपका फिजिकल प्रॉपर्टी। जैसे बॉल है, बॉल स्पेयर की तरह होगा, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे आपका टेनिस बॉल हो, चाहे आपका क्रिकेट बॉल हो। तो कोई भी बॉल आपका स्पेयर ही है, ये स्पेयर क्या बता रहा है, शेप, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी। लेकिन बॉल कितना बड़ा होगा, कितना डायमीटर होगा, ये आपका साइज बताता है। तो साइज ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी को बताता है और शेप आपके फिजिकल। ट्रायंगल होता है, ट्रायंगुलर शेप बोल दिए, ट्रायंगुलर शेप। अब कितना बड़ा, ये बड़ा वर्ड कौन बताएगा, आकार। और ये जो त्रिभुज है ये क्या बताएगा, आकृति।
समझ में आया? तो खैर चलिए, तो ये है। अब यही अगर बड़े बड़े सिलेंडर्स के द्वारा पावर ट्रांसमिट हो तो गियर भी बड़ा बड़ा होगा। तो गियर का साइज जो आप खांचे बनाएंगे, इसी से कुछ नीचे, इसी से तो कुछ ऊपर। अब दूर अगर सेंटर डिस्टेंस ज्यादा है, इन दोनों के बीच का सेंटर डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है, तो उस समय आपको सिलेंडर भी बड़े बड़े लेने पड़ेंगे, मतलब गियर भी बड़ा बड़ा बनेगा। मतलब क्या है कि यही डिसाइड कर रहा है, ये पिच सर्किल ही डिसाइड कर रहा है कि गियर छोटा होगा कि बड़ा होगा। क्लियर? पिच सर्किल जहां एक दूसरे, अब दो सर्किल्स हैं, दो सर्किल एक दूसरे, कभी भी आप दो अंगूठी ऐसे टच करें जो सर्कुलर हो तो वो एक पॉइंट पर ही टच करेंगे। तो पिच सर्किल जहां टच करते हैं वही पिच पॉइंट कहलाता है। पिच सर्किल जहां टच करते हैं वही क्या कहलाता है, पिच पॉइंट कहलाता है। इस पे लॉ ऑफ गियरिंग पे और डिटेल डिस्कशन होगा, लेकिन खैर अभी के लिए तो जहां टच करते हो पिच पॉइंट। और पिच लाइन क्या होगा, अगर थिकनेस में है तो थिकनेस में कांटेक्ट होगा और कांटेक्ट में क्या होगा, पिच लाइन होगा। अच्छा एक बात बताइए, ये सरफेस आपको हमने बताया पिच सरफेस, ये चारों तरफ ये क्या है, पिच सर्किल का ये जो सरफेस है ये क्या है, पिच सरफेस। तो इस समय पिच सरफेस क्या होगा, एक सिलेंडर होगा। इस समय पिच सरफेस क्या होगा, एक सिलेंडर होगा। ऐसे चारों तरफ आप देखें तो इस चारों तरफ एक क्या है, सिलेंडर। तो इसका पिच सरफेस क्या होगा, सिलेंडर। जबकि हम बेवल गियर की बात करें तो बेवल गियर में पिच सरफेस एक कोनिकल फ्रस्टम होता है। बात समझ में आ रही है ना? तो पिच सर्किल एक इमेजिनरी सर्किल, इसको थोड़ा डिफिनेशन इसका क्लियर रखिएगा। इट इज एन इमेजिनरी सर्किल, ये काल्पनिक सर्किल है, कोई रियल में ऐसा हो ही नहीं सकता। इट इज एन इमेजिनरी सर्किल मेड इन सच ए वे, इस तरीके से बनाया गया हो। ये एक इमेजिनरी सर्किल इस तरीके से बनाया गया हो दैट प्योर रोलिंग का मतलब विदाउट स्लिप, प्योर रोलिंग मोशन ऑन दिस सर्किल। इट इज एन इमेजिनरी सर्किल मेड इन सच अ वे, इस तरीके से बनाया गया दैट प्योर रोलिंग मोशन ऑन दिस, इसका प्योर रोलिंग मोशन ऑन दिस गिव्स द मोशन व्हिच इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द गियर मोशन। तो इसका प्योर रोलिंग, कोई भी किसी भी गियर का पिच सर्किल वह इमेजिनरी सर्किल है जिसको इस तरह से बनाया गया है, जिसको इस तरह से बनाया गया है जिसका प्योर रोलिंग मोशन वही मोशन दे जो कि गियर द्वारा एक्चुअल में, गियर द्वारा एग्जैक्टली सेम जो हो रहा है। फिर से, इट इज एन इमेजिनरी सर्किल मेड इन सच अ वे, made in such a way that pure rolling motion on this circle gives the motion which is exactly similar to the gear motion। पिच पॉइंट कहां मिलते हो, पिच सर्किल जहां मिलते हो क्या होता है, पिच पॉइंट। तो पिच सर्किल ये है, ये आपका पिच सर्किल डायमीटर होगा, ये भी पिच सर्किल का साइज ही गियर का साइज डिसाइड करा। गियर बड़े बड़े होंगे तो पिच सर्किल भी आपको बड़े बड़े लेना पड़ेगा, या पिच सर्किल अगर बड़ा है तो हम श्योरली कह सकते हैं गियर बड़ा होगा। तो पिच सर्किल डायमीटर या पिच सर्किल ही डिसाइड करता है किसके, गियर के साइज को। गियर का शेप क्या होगा, इन्वॉल्यूट होगा, साइक्लोइडल होगा, वो अलग बात होगी, शेप नहीं, गियर का साइज छोटा बड़ा होना। तो गियर का साइज कौन डिसाइड करेगा, पिच सर्किल डायमीटर। जबकि कैम का साइज बेस सर्किल डिसाइड करता है। ध्यान रखिए, कैम का साइज कौन डिसाइड करता है, बेस सर्किल, जिसपे कैम टर्मिनोलॉजी कभी हम लेके आएंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पिच सर्किल जहां मिलते हैं वही पिच पॉइंट, और ये पिच लाइन हो गया, ये पिच सरफेस हो गया, ये जो सरफेस है इसके चारों तरफ ये क्या हो गया, पिच सरफेस। आइए इस पॉइंट्स को भी अभी पढ़ लेते हैं, अभी क्लियर कर लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। सेंटर से सेंटर को मिलाने वाली लाइन, सेंटर से सेंटर को मिलाने वाली लाइन क्या कहलाएगी, सेंटर लाइन। तो सेंटर से सेंटर को, ये आपका सेंटर है इस गियर का और ये गियर का सेंटर, तो दोनों के बीच की जो लाइन होगी ये क्या कहलाएगी, सेंटर लाइन। और ये आपका सेंटर डिस्टेंस, दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, सेंटर डिस्टेंस। एक्सटर्नल गियरिंग में सेंटर डिस्टेंस जो होगा वो R1 प्लस R2 होगा। एक्सटर्नल गियरिंग में सेंटर डिस्टेंस R1 प्लस R2, जबकि इंटरनल गियरिंग में सेंटर डिस्टेंस R1 माइनस R2 होता है।
थोड़ा इंटरनल गियरिंग में एक गियर होगा और इसके अंदर दूसरा गियर होगा। तो यहां ये सेंटर, यहां ये सेंटर, इस समय ये सेंटर डिस्टेंस क्या होगा, R1 जो बड़ा होगा R1 माइनस R2, ये पूरा R1 उसमें R2 चला गया तो R1 माइनस R2। इंटरनल गियरिंग, इंटरनल में दोनों के रोटेशन की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। एक्सटर्नल में दोनों की रोटेशन की डायरेक्शन अपोजिट होगी। क्लियर है? तो पिच सरफेस आपका ये हो गया, ये आप सब कुछ क्लियर हो गया। छोटे वाले गियर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान रखिएगा। दो गियर्स हैं, जनरली दोनों अलग अलग साइज के होंगे। दो गियर्स हैं, जनरली दोनों अलग अलग साइज के होंगे, सेम साइज का भी हो सकता है। माइटर गियर का तो एक स्पेशल केस है जिसमें वेलोसिटी रेशियो एक होगा। तो हाँ, दो अलग अलग साइज, जो छोटा होता है हमेशा छोटे स्मॉल गियर जिसको बोलते हैं, तो जो छोटा गियर होगा, स्मॉल गियर को हम सब लोग, ये अपनी एक टर्मिनोलॉजी हर जगह स्टैंडर्ड मान ली गई है, इसको हम पिनियन बोलते हैं। छोटे गियर को क्या बोलेंगे, पिनियन। क्लियर रहेगा ना? और बड़े वाले को व्हील बोल देंगे। बड़े वाले क्या बोल देंगे, व्हील या फिर गियर। बहुत चीजें हैं, एक ही लेक्चर में करा पाना थोड़ा मुश्किल है। व्हील या फिर इसी को गियर बोल देंगे। और छोटे वाले से और क्या बोलेंगे, पिनियन। याद रखिएगा ये सारी चीजें। आगे बढ़ते हैं। अब इसी में आप एक टर्म ढंग से पढ़िए, इसको देखिए। पिच सर्किल का डिफिनेशन क्लियर, इट इज एन इमेजिनरी या एक काल्पनिक सर्किल है जिसके प्योर रोलिंग से वही मोशन मिल रहा हो जो कि एक्चुअल में गियर द्वारा मिल रहा हो। ठीक है? दीज पिच सर्किल, दो पिच सर्किल, दीज का मतलब दो, कौन कौन, दोनों मेसिंग गियर्स के। तो दीज पिच सर्किल ऑलवेज टच ईच अदर, टच तो करेंगे, दो सर्किल एक दूसरे को छुएंगे जरूर, टच ईच अदर फॉर करेक्ट पावर ट्रांसमिशन एट कहां पर, पिच पॉइंट। तो पिच पॉइंट पर दोनों पिच सर्किल मिलते हैं। पिच पॉइंट क्या है, पिच पॉइंट क्या है, इट इज अ पॉइंट वेयर टू पिच सर्किल ऑफ द मेटिंग गियर, टू पिच सर्किल ऑफ मेसिंग गियर टच ईच अदर्स, एक दूसरे को टच करते हैं। क्लियर है? तो अब हम सब लोग इस टर्मिनोलॉजी पर यहां तक पहुंच चुके हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, बहुत ध्यान से देख लीजिए, पहले सब समझ लीजिए, देख लीजिए पहले। यह एक गियर है, इकलौता अकेला गियर है। तो आप देखिए, कुछ उभरा ऊपर, कुछ नीचे। जो पिच सर्किल होगा वो गारंटीड, आपने खुद ही बताया है कि पिच सर्किल, सर थोड़ा अलग कलर से बनाते हैं। पिच सर्किल आपका जो होगा वो पिच सर्किल हमेशा इसके कहीं बीच में एक इमेजिनरी सर्किल है। एक क्या है, इमेजिनरी सर्किल है, एक ऐसी इमेजिनरी सर्किल है। केवल दो दांतें दिखाई गई हैं, और भी दांतें होंगी। तो एक इमेजिनरी सर्किल है जो ना तो एकदम टॉप से जाएगा, ना तो एकदम बॉटम से जाएगा, कहीं बीच से जाएगा। एकदम बीचों बीच से नहीं कर रहा, कहीं बीच से जाएगा। अगर ये दोनों मेश करे तो वही पावर ट्रांसमिट करे जो दोनों प्योर रोलिंग से ट्रांसफर करे। तो अभी आप क्लियर हो गए होंगे कि ये टॉप से भी नहीं जाएगा, बॉटम से नहीं जाएगा। ये आपका पिच सर्किल है, ये आपका क्या है, पिच सर्किल। अच्छा, क्या ये कुछ चौड़ा भी होगा पीछे तक? क्या ये पीछे तक कुछ चौड़ा होगा? बिल्कुल। तो ये एक पिच सरफेस बनेगा, और पिच सरफेस क्या होगा इस केस में, सिलेंडर। इस केस में पिच सरफेस क्या होगा, सिलेंडर। तो जैसे ये गियर है, इस गियर का अगर हमने मान लिया पिच सर्किल यहां कहीं है, लेकिन गियर के जो दांतों के नीचे का पोर्शन है वो बहुत इंटरेस्टेड नहीं होते, इंटरेस्ट हमें टीथ में ही है। तो यहां कहीं टीथ में अगर है, देख लीजिए ध्यान से, गियर ऐसे होता है। गियर आप देखे होंगे, कोल्हू में देखे होंगे, जूस पिए ना कैटरीना कैफ वाला, ठीक है? तो सलमान खान जो लेके आके से देता है, लो 10 रुपए गिलास, उसी अगर उस मशीन के पास जाएंगे, पूछे कहीं कुछ लगे हो क्या, कहेगा हम गियर ही घूमने से ही, तो चाहे वो हाथ से घुमा रहा हो चाहे मशीन से, गियर से ही घूमने से रोलर घूमता है, और रोलर के बीच में उंगली घुसा दिए तो खून निकल आएगा। ठीक है? तो वही है। अब ये आपका है पिच सर्किल, ये पिच सरफेस। अब इतनी अगर टर्मिनोलॉजी आप समझ गए तो हो गया, हो गया भाई। सारी टर्मिनोलॉजी अब आप क्लियर कर सकते हैं। पिच सर्किल ही मेन होता है। ठीक है?
पिच सर्किल हो गया। अब हम शुरू करते हैं अपना। ये डिस्टेंस आपका एडेंडम है। ये डिस्टेंस क्या है? एडेंडम है। ये डिस्टेंस, ये जो सर्किल है, ये सर्किल जो एकदम टॉप से होकर जा रही है, ये सर्किल क्या है? एडेंडम सर्किल। देखो ये डिस्टेंस लिखा भी है यहां पर एडेंडम। ये डिस्टेंस क्या लिखा हुआ है? एडेंडम। और जो ये नीचे, एकदम नीचे वाला, जो एकदम बॉटम से होकर जा रही है सर्किल, ये आपकी क्या है? एकदम बॉटम से, एकदम रूट से, जो जड़ से जा रही है। किसकी जड़ से? दांतों की जड़ से। ये जो जा रहा है ये आपका क्या है? डिडेंडम सर्किल। और डिडेंडम सर्किल, ये डिस्टेंस क्या है? ये डिस्टेंस यहां रूट से लेकर यहां तक की डिस्टेंस क्या है? डिडेंडम। ये एडेंडम, ये डिडेंडम। और यहां पर एक क्लीयरेंस सर्किल आएगा। क्लीयरेंस सर्किल को हम डिफाइन करेंगे, अभी वेट करते हैं। थोड़ा सा क्लीयरेंस सर्किल रूट सर्किल से थोड़ा ऊपर होगा। ये आपका जो सरफेस है, ध्यान से देख लीजिए, पहले एक बार देख लीजिए फिर डिफाइन करते हैं। ये आपका जो सरफेस है, ये जहां हम इसको डैश डैश ऐसे कर रहे हैं, ये फेस है। ये लाइन पिच सर्किल की लाइन है, पीछे तक गई है। इसके ऊपर का ये जो सरफेस, जो हम इसको कर रहे हैं ब्लू से, यही क्या है? चेहरा है, यही फेस है। इसके नीचे का जो सरफेस है, नीचे का, जिसको अब हम रेड कर रहे हैं, ये आपका क्या है? फ्लैंक है। ये जो नीचे का है ये क्या है? फ्लैंक है। वो ध्यान समझिएगा। तो ये आपका जो है ये फेस है और नीचे का क्या है? फ्लैंक है। ये आप देख ही रहे हैं ग्रीन कलर में आपका टॉप लैंड है, ऊपर की जमीन। लैंड मतलब भूमि, जमीन होता है। तो ये टॉप लैंड है, ये आपका ऊपर, हर एक दांतों के एकदम ऊपर जो जमीन होगी ये क्या होगी? टॉप लैंड। दो दांतों के बीच में, यहां बीच में गैप होगा, तो यहां बीच में भी एरिया मिलेगा। वही ये आगे, इसके आगे जो दूसरा दांत बनेगा उसके बीच का ये जो बीच में छूटा हुआ एरिया है, ये क्या होगा? बॉटम लैंड। ये आपका टोटल डेप्थ, वर्किंग डेप्थ। तो शुरू करते हैं हम सब लोग। चलो भाई, पहली टर्मिनोलॉजी है एडेंडम सर्किल। एडेंडम सर्किल, ये आपकी एडेंडम सर्किल। आप देख के आंसर करें। देखिए, कभी भी किसी सर्किल को डिफाइन करना हो, उसका सेंटर बता दो और रेडियस बता दो। ध्यान रखिए, एक ही रेडियस के ढेर सारे सर्किल हो सकते हैं, एक ही सेंटर पर ढेर सारे सर्किल बनाए जा सकते हैं। देखिएगा, एक ही रेडियस के ढेर सारे सर्किल हो सकते हैं, ऐसे बनाते चले गए एक ही रेडियस। और एक ही सेंटर के ढेर सारे सर्किल हो सकते हैं। लेकिन एक सेंटर और एक रेडियस का, कि सेंटर भी फिक्स हो और रेडियस भी फिक्स हो, सेंटर और रेडियस दोनों फिक्स हो, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्किल बन सकता। अगर हम कहें इस सेंटर से इतनी बड़ी रेडियस का एक सर्किल बनाओ, सेंटर ये है, कितनी सर्किल बना पाओगे? एक ही बना पाओगे। तो हमेशा जब आपको सर्कल डिफाइन करना हो तो आप हमेशा सेंटर बता दीजिए और रेडियस बता दीजिए, बस हो गया, डिफाइंड हो गया। ऐसे अगर कभी स्ट्रेट लाइन डिफाइन करना हो तो स्ट्रेट लाइन के केस में सिर्फ 2 पॉइंट बता दीजिए कि इन दोनों पॉइंट से होकर जाने वाला। तो हम जो लोग शुरू करते हैं। एडेंडम सर्किल किसी भी गियर के टीथ के टॉप से होकर जाने वाला। कहां बोला हमने? टॉप से होकर जाना है। टॉप जो आपका ये गियर है, ये जो आपका गियर है, इसके टॉप से होकर जाने वाला। तो किसी भी गियर के टीथ के टॉप से होकर जाने वाला, टीथ के टॉप से होकर जाने वाला। और पिच सर्किल के कॉन्सेंट्रिक सर्किल को एडेंडम सर्किल कहते हैं। ये क्या होगा? यह एक सर्किल है जो किसी भी गियर टीथ के टॉप से होकर जा रहा है, और पिच सर्किल के क्या है? कॉन्सेंट्रिक है। तो कॉन्सेंट्रिक मतलब जो पिच सर्किल का केंद्र होगा वहां पर गोला प्रकार रखोगे और इसके टॉप को मिला लोगे, ऐसे गोला बना दोगे। क्या है? इट इज द सर्किल ड्रॉन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टीथ।
इट इज द सर्किल ड्रॉन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टीथ एंड कॉन्सेंट्रिक विद द पिच सर्किल इज नोन एज एडेंडम सर्किल। किसी भी गियर के टॉप से होकर जाने वाला, तो जो टॉप से होकर जाने वाला गियर होगा और कॉन्सेंट्रिक क्या हो, पिच सर्किल। तो हमने केंद्र भी बता दिया, रेडियस भी बता दिया, डिफाइंड हो गया एडेंडम सर्किल। तो एडेंडम सर्किल ये ऊपर वाली सर्किल है, एकदम बड़ी वाली गोला प्रकार की नोक कहां रखोगे, पिच सर्किल के सेंटर पर, और आप यहां टॉप से होकर जाने वाला ऐसे गोला बना दोगे। क्लियर हो गया। फिर से अब बताइए, किसी भी गियर का सबसे बड़ा वाला सर्किल, सबसे लार्जेस्ट सर्किल, अगर इसी को हम सबसे लार्जेस्ट सर्किल बोले तो ये सही है, क्योंकि इससे बड़ा कोई सर्किल नहीं होगा। तो एडेंडम सर्किल किसी भी एक्सटर्नल गियर का लार्जेस्ट सर्किल होता है, एडेंडम सर्किल। अब ध्यान सुनिएगा, एडेंडम क्या है। एडेंडम ये है, एडेंडम ये दूरी है। एडेंडम क्या है, ये दूरी है। किसके किसके बीच की दूरी है, एडेंडम आपकी दूरी है, तो किसके किसके बीच की दूरी है। चलो भाई यहां देखिए, जब दूरी बताना हो तो कुछ नहीं करना है, बता दीजिए कि सिविल लाइन से लेकर किसी चौक तक, तो सिविल लाइन से चौक तक, लेकिन चौक तक तो हमसे टेढ़ा मेढ़ा कई तरीके से जा सकते हैं। तो कितना आसान होता है, 2 पॉइंट्स बताइए और उन दोनों पॉइंट्स के बीच का डायरेक्शन भी बता दीजिए कि ऐसे जाइए, तब तो फिक्स हो गया ना, तब तो फिक्स हो गया। तो अब ध्यान दीजिए, ये दूरी है, इस दूरी क्या देखेंगे, एडेंडम सर्किल और पिच सर्किल। एडेंडम सर्किल और पिच सर्किल के बीच का ये डिस्टेंस है, पर कैसा डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एडेंडम सर्किल एंड पिच सर्किल। तो इसमें अगर ये वाली डिस्टेंस देखें, ये कहां से, पिच सर्किल से, तो ये टीथ है बड़ा सा, टीथ का जो ऊपर, ये पिच सर्किल से एडेंडम सर्किल के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तिरछा नहीं जाना है, तिरछा जाओगे बढ़ जाएगा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एडेंडम सर्किल एंड पिच सर्किल इज नोन एज एडेंडम। एडेंडम सर्किल एक सर्किल है, एडेंडम एक दूरी है। तो एडेंडम जो दूरी है किसके किसके बीच का, एडेंडम सर्किल और पिच सर्किल के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। पिच सर्किल और टॉप ऑफ द टीथ के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, पिच सर्किल और एडेंडम के बजाय टॉप ऑफ द टीथ, तो पिच सर्किल और टॉप ऑफ द टीथ के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, या फिर एडेंडम सर्किल और पिच सर्किल के बीच का रेडियल डिस्टेंस। रेडियल भी यही होगा, जैसे आप कोई भी सर्किल बनाए उसका रेडियल लाइंस, तो रेडियल लाइंस ऐसे ही होंगी, ऐसे दूसरी सर्किल, तो ये क्या है, ये क्या है, रेडियल डिस्टेंस। इट इज द रेडियल डिस्टेंस बिटवीन एडेंडम सर्किल एंड पिच सर्किल, इट इज द रेडियल डिस्टेंस बिटवीन टॉप ऑफ द टीथ एंड पिच सर्किल, इट इज द डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एडेंडम सर्किल एंड पिच सर्किल। और एक और डिफिनीशन, एक क्या डिफिनीशन, इट इज द डिफरेंस ऑफ एडेंडम सर्किल रेडियस एंड पिच सर्किल रेडियस। एडेंडम सर यहां सेंटर से लेकर यहां से लेकर, तो ये टॉप से, तो इट इज द क्या होगा, डिफरेंस ऑफ एडेंडम सर्किल रेडियस। एडेंडम सर्किल रेडियस आपका क्या होगा, एडेंडम सर्किल रेडियस यहां सेंटर से एकदम टॉप तक, एकदम टॉप तक। तो एडेंडम सर्किल रेडियस में से अगर पिच सर्किल रेडियस घटा दिया जाए तो बचेगा क्या, एडेंडम। इट इज द डिफरेंस बिटवीन एडेंडम सर्किल रेडियस एंड पिच सर्किल रेडियस। क्लियर हो गया, क्या हो गया, एडेंडम। तो एडेंडम, अगर आपको एडेंडम सर्किल रेडियस दिया हो और पिच सर्किल रेडियस दिया हो, तो आप एडेंडम जो है वो क्या होगा, एडेंडम सर्किल रेडियस, एडेंडम सर्किल रेडियस माइनस क्या होगा, पिच सर्किल रेडियस, माइनस पिच सर्किल रेडियस। क्लियर रखिएगा, एडेंडम सर्किल रेडियस और पिच सर्किल रेडियस के डिफरेंस को ही एडेंडम कहते हैं। तो किसी एग्जाम में आया लार्जेस्ट सर्किल का रेडियस और पिच सर्किल, गियर रेडियस। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, गियर का साइज पिच सर्किल रेडियस पर डिपेंड करता है
और पिच अगर आपको दिया गया कि गियर का रेडियस 50 मिलीमीटर है, तो कौन सा रेडियस दिया है? बड़ा वाला, लार्जेस्ट वाला? नहीं, ये आपका पिच सर्किल रेडियस दिया है। अगर कोई रेडियस स्पेसिफाइड नहीं है तो पिच सर्किल रेडियस है। अगर कोई स्पेसिफाइड है तो थोड़ा समझदारी कि सबसे बड़ा वाला मतलब एडेंडम, एडेंडम लिखा तो एडेंडम, और इसके आगे हम डेडेंडम। और भी टर्मिनोलॉजी अभी हमने शुरू किया है, और भी ढेर सारी टर्मिनोलॉजी आगे के 2-3 लेक्चर देके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ध्यान से पढ़िए, समझदारी से पढ़िए। तो एडेंडम ये डिस्टेंस है, किसके किसके बीच का डिस्टेंस है? एडेंडम सर्किल रेडियस और पिच सर्किल रेडियस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, रेडियल डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। क्लियर हो गया? तो हम सब लोग और टर्मिनोलॉजी को समझेंगे। आगे के लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सारे लोगों में, सारे स्टेट के लोगों में फैला दीजिए इसको, खूब अच्छे से समझिए। पूरी टर्मिनोलॉजी आपको दिख जानी चाहिए। एक बार इस डायग्राम को आप घर पर बना भी लीजिएगा। एसएससी मेंस का भी पेपर है, मेंस के पेपर में गियर टर्मिनोलॉजी का सचित्र वर्णन आता है। ग्राफ आपको फिगर के साथ, इसका डायग्राम के साथ साथ इसका क्या करना है? टर्मिनोलॉजी बताना है। तो डायग्राम बना के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर एक बार सारी टर्म्स आपको दिख गए तो डिफाइन करना बहुत कठिन नहीं होगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।